साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। इस न्यूज की इंटेंसिटी इतनी बड़ी है दोस्तों कि आप चौंक जाएंगे। जी हां, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है और खासकर उन देशों पर जो भारत की ओर गिद्ध दृष्टि के साथ टकटकी लगाए रहते हैं कि कब मोदी का शासन हटे और वो भारत की विकास यात्रा को गटक जाए, निगल जाए। भारत में एजेंडा चलाने के लिए धार्मिक संस्थाएं किस प्रकार से काम करती हैं, आज आपको मैं इसका भी एहसास कराऊंगा। लेकिन पहले खबर दोस्तों, न्यूज ये है दोस्तों कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सबसे बड़े ईसाई संगठन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी CNI इस एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब यह संगठन विदेशी चंदा नहीं ले सकेगा। यह ईसाई संगठन पिछले 5 दशक से भारत में ईसाईयत को फैलाने का काम कर रहा है। बड़े ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूं ना, रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं। खास बात यह है दोस्तों कि इस संस्था के 22 लाख सदस्य हैं। यह संस्था भारत के 28 क्षेत्रों में अपने बिशप रखती है जो कि वहां के चर्च पर नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का दावा है कि इसके पास 2200 से अधिक पादरी हैं, 2200 से अधिक, और 4500 से अधिक चर्च इसके नियंत्रण में है, 4500। और जानते हैं, इस ईसाई संगठन को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों से भी बड़ी मात्रा में चंदा मिलता है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को वर्ष 1970 में, थोड़ा मैं बताना चाहता हूं कि यह कितना बड़ा है, 6 अलग अलग संगठनों को मिलाकर बनाया गया था। इसके अंतर्गत चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा यानी म्यांमार है भी, सिलोन यानी श्रीलंका, इसके तथा कुछ अन्य ईसाई संगठनों को मिलाकर बनाया गया था। यह उत्तर भारत में चर्च का नियंत्रण करने वाली संस्था है। मगर अब केंद्र सरकार ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को विदेशों से धन लेने पर पाबंदी लगा दी है, यानी इसका FCRA रद्द कर दिया गया है। कितना बड़ा हंगामा होने वाला आप समझ रहे हैं। किसी ने दिखाया नहीं और इसीलिए दिखाना जरूरी है। और यह भी समझ लीजिए दोस्तों, जब खबर बता रहा हूं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के खिलाफ यह कार्रवाई अचानक से नहीं की गई है, बल्कि कुछ महीने पहले इसके खिलाफ ईडी ने इसी साल मार्च में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नागपुर, रांची, जबलपुर 10 स्थानों पर छापेमारी की थी। जी हां, 10 स्थानों पर। और इसके बाद मई महीने में एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने छापेमारी की। और इस तरह से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में जिस तरह पैसों का खेल चल रहा था, उस पर जांच एजेंसियां लंबे समय से काम कर रही थी। और आखिर में इसी कारण से इसकी FCRA जो लाइसेंस है वो रद्द कर दी गई। वैसे जानते हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की खबर तो अभी पता चल रही है, देखा तो आपको पता चल गया। और वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया ही नहीं, मैं तो आपको अखबारों की कुछ कटिंग निकाल कर दिखा रहा हूं। लेकिन जानते हैं, मोदी सरकार ने ऐसी कई संस्थाओं का राजफाश किया है जो यही काम करती है। अब आपको मैं बताऊं, मैंने रिसर्च करके बहुत सारी चीजें देखी और निकाली हैं दोस्तों। 2014 के पहले विदेशों से पैसे लेकर अपने अपने एजेंडे पर काम करने वाली ऐसी संस्थाओं की भरमार थी। लेकिन अब इनके कामों पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है। और एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल तक केंद्र सरकार ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा आंकड़े को, 6000 संस्थाओं के FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया। जी हां, 6000। इन सभी पर आरोप था कि ये देश के अंदर विदेशों से पैसे लेकर विदेशी एजेंडे को चलाते हैं। कितनी बड़ी खबर है। और जिस तरह से आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के FCRA को रद्द किया गया है, उसी तरीके से इस्लामिक जिहाद और हिंदू देवी देवताओं को लेकर दुष्प्रचार करने वाले जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के FCRA को 2016 में
रद्द कर दिया गया था। यही नहीं, देखिए कैसे गांधी नेहरू से परिवार से कनेक्शन जुड़ता है। ऐसी ही संस्था, इस परिवार की राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA को इसलिए रद्द किया गया क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन चीन और जाकिर नाइक से डोनेशन लेता था। और ये जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, ये सिर्फ देश में सामाजिक काम ही नहीं करती हैं, बल्कि अपना धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का भी काम करती हैं। अब आपको मैं याद दिलाऊं दोस्तों कि जाकिर नाइक सिर्फ इस्लाम के प्रचार के नाम पर देश के अंदर कट्टरपंथियों को ही तैयार नहीं करता था, बल्कि ये राजीव गांधी फाउंडेशन, बड़े ध्यान से सुनिए, राजीव गांधी फाउंडेशन जैसी राजनीतिक संस्थाओं को पैसे देता था और उसका संरक्षण पाता था। अब जब वो राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा देता था तो स्वाभाविक था दोस्तों, कांग्रेस के नेता और उसके जो नेता हैं उसके कामों का गुणगान ही नहीं करते थे, बल्कि इस संस्था को वो सहूलियत भी देते थे कि वो अपना एजेंडा चला सके, काम कर सकें। आपको एक बयान सुनाता हूं कांग्रेसी दिग्गज नेता का, सुन लीजिए दिग्विजय जी का। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। देख रहे हैं ना। वैसे एक हकीकत आपको और बताऊं कि ये धार्मिक संस्थाएं न सिर्फ विदेशों से धन लेती हैं, बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित करने का पूरा खेल खेलती है। आज ईसाइयों के चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के FCRA को रद्द किया गया है, मगर इन्हीं की एक संस्था है कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया देश की राजनीति को काफी लंबे समय से प्रभावित करती रही है। आपको मैं इससे जुड़ी हुई एक घटना के बारे में बताता हूं कि कैसे इस संस्था ने देश की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया। 2019 के लोकसभा चुनाव की घटना है। लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली के आर्क बिशप अनिल कौटू, उन्होंने एक पत्र चर्चों के पादरियों को लिखा। और क्या लिखा? इसमें कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को बदलने की ईश्वर से प्रार्थना करें। और इसके बाद जिस तरह से चर्च में प्रार्थनाएं की गई, उस खबर को ईसाई धर्म की सबसे बड़ी संस्था और जो इनकी सरकार चलती है वेटिकन में, वहां की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। कितना लंबा रैकेट है आप समझिए। और यही नहीं, इस संस्था के अलग अलग क्षेत्रों के जो आर्क बिशप हैं, उसने चुनाव से पहले ऐसा ही ऐलान किया। कुछ आपको और घटनाएं दिखाता हूं दोस्तों, पता चल जाएगा। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में गांधीनगर के आर्क बिशप ने कहा कि देश को राष्ट्रवादी ताकतों से बचाना होगा। कैसे बचाएंगे? इसी तरीके से 2016 में गोवा के विधानसभा चुनाव से पहले भी गोवा के आर्क बिशप ने सरकार को हटाने के लिए मतदाताओं को समझाने का अपना अधिकार जताया था। कैसे प्रभावित करते हैं। और वैसे जब ये बात कह रहा हूं ना, तो थोड़ा आपको ये भी समझना जरूरी है कि देश के अंदर ईसाइयों के काम करने का ढांचा क्या है। देश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए ईसाइयों के बिशप, आर्क बिशप और कार्डिनल होते हैं। ये सभी पद ईसाई धर्म के प्रशासनिक तंत्र के पद हैं। इन पदों पर नियुक्ति इस धर्म के सर्वोच्च पद यानी पोप, उस पर आसीन व्यक्ति करता है, जो इस समय कौन है? फ्रांसिस है, जो देश के बाहर वेटिकन शहर में रहते हैं। यहां नहीं रहते हैं, वो तो वेटिकन ही है, सबसे बड़ी चीज सर्वे सर्वा है। और पिछले साल ही आपको मैं बताऊं, देश के गोवा और हैदराबाद के आर्क बिशप को वर्तमान पोप फ्रांसिस ने कार्डिनल के पद पर नियुक्त किया। और कार्डिनल का पद पोप के पद के ठीक नीचे होता है, यह भी याद रखिए। मतलब कितना बड़ा पद है, आप ये समझिए कि कार्डिनल का पद पोप के पद के ठीक नीचे का पद होता है। इतना महत्वपूर्ण पोस्ट दे दिया भारत के लोगों को। अब रोम से पोप देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के बिशप को भी नियुक्त करते हैं, यह भी ध्यान रखिए। जैसे अभी हाल ही में मणिपुर की हिंसा के दौरान ही मणिपुर में नए आर्क बिशप की नियुक्ति पोप ने की। यही नहीं, मणिपुर के आर्क बिशप जिस तरह से खुलकर मैतई और कुकी के बीच चल रहे संघर्ष में
कुकी आदिवासी जातियों के साथ खड़े हुए एक पक्षी, वो तो सबके सामने आ चुका है और वहां की खबरों को वेटिकन की वेबसाइट पर भी पूरा स्पेस दिया गया। देखिए कैसे काम कर रहा है। अभी इसी महीने 4 दिसंबर को वेटिकन से पोप फ्रांसिस ने झारखंड में डाल्टनगंज और गुमला के लिए बिशप, केरल के कोट्टापुरम के बिशप और महाराष्ट्र में अमरावती के बिशप की नियुक्ति की है। कहां से चल रहा है? काहे लोकतंत्र यहां चला रहे हैं, ये तो वहां से चल रहा है। और इसी तरीके से कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर के बिशप की भी नियुक्ति की गई है। और इन नियुक्तियों के पीछे देश की राजनीतिक स्थिति का पूरा फायदा उठाने का प्रयास किया जाता है। अभी हाल ही में पोप फ्रांसिस ने पहली बार देश के दलित समुदाय के किसी व्यक्ति को कार्डिनल के पद पर नियुक्त कर दिया। करिए। और देश की राजनीति में दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया अलायंस की पार्टियां सनातन को खत्म करने पर आमादा है, खुलकर बोलती हैं, इसके बाद दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के वोट बैंक को ध्यान में रखकर जाति, जनगणना और आरक्षण की राजनीति का खेल खेल रही है, उसमें ये धार्मिक संस्थाएं और स्वयंसेवी संस्थाएं भी पीछे नहीं है। लेकिन हुआ क्या? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के परिणामों ने इस राजनीति की हवा निकाल दी। ये मोदी मॉडल है, ऐसे थोड़ी ना चलता है कि कोई कुछ भी कर दे। और यही नहीं दोस्तों, भाजपा ने मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछड़ा वर्ग की राजनीति को आईना ही नहीं दिखाया, बल्कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री का पद देकर इंडिया अलायंस की सोशल इंजीनियरिंग के नट बोल्ट को भी खोल दिया है। और यही काम राजस्थान में भी किया है। इसलिए एक बात याद रखिए कि इंडिया अलायंस और पूरे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की स्वयंसेवी संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं राष्ट्रवादी राजनीति को चुनौती देने का लगातार प्रयास कर रही हैं, और वो भी अल्पसंख्यकों के वोट बैंक के जरिए। मगर इनको तो 2 दिन पहले ही करारा झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के कदम को सही ठहरा दिया। साथ ही पूर्व की जो कांग्रेस सरकारें हैं, जो दलील देती थी कि अब आर्टिकल 370 हट नहीं सकता, ये तो स्थायी है, ये कभी नहीं हट सकता, किसी भी तरीके से हट नहीं सकता। अब आप सोचिए, संविधान से आर्टिकल 370 का खत्म होना, और इसके बाद एक और घटना है। अगले महीने यानी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा इस देश में राष्ट्रवादी विचारधारा की पूर्ण स्थापना का जय घोष है। तो कुल मिलाकर साथियों, आजादी के बाद जिस तरह से देश की राजनीति में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का खेल खेला गया, उसमें राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान कहीं गुम हो गई, जिसको छिपाने का या बदनाम करने का या हीनता का भाव पैदा करने की कोशिश की जाती रही है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर के बीच ये जो फैले भूभाग की पहचान है, जब तक एक राष्ट्र भारत के रूप में नहीं होगी, तब तक इस देश में धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की जड़ें मजबूत नहीं होंगी। आज भी देश का विपक्ष उसी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के खेल में देश को उलझा करके राष्ट्र को विकसित होने से रोकने का प्रयास कर रहा है। और इसीलिए वो अल्पसंख्यकों के लिए कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक आरक्षण की ही बात नहीं करता, बल्कि उनके लिए अलग से माइनॉरिटी मैनिफेस्टो तैयार करता है। मगर अमृत काल में इस राजनीति को भारत छोड़ने का दौर आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उम्मीद है दोस्तों, एक बहुत ही जटिल विषय को, जो चर्चों के ऊपर एक बड़े चर्च संगठन पर कार्रवाई हुई है, किसी ने दिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, मैंने कोशिश की इसके हर आयाम को आपके सामने सहज भाषा में प्रस्तुत कर सकूं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।